जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा चर्चा में है और 17-18 तारीख को जो अपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग हुई उसमें निकल कर आया कि एनडीए वर्सेस इंडिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इंडिया वर्सेस भारत 2024 का एजेंडा सेट हो चुका है। अब लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत में। अब किस तरीके से होगी इसी चीज का एनालिसिस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और दूसरा दोस्तों, इंडियन एवेंजर्स पर वीडियोस डालनी शुरू कर चुका हूं। तो शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी शौर्य गाथा से मैंने शुरुआत करी है, प्रारंभ किया है। तो उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंडियन एवेंजर्स जो हमारा चैनल है उसके ऊपर जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, उसे भी शेयर कीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा इंडिया वर्सेस भारत। बड़ी जबरदस्त इस समय पर बिसात बिछ चुकी है, लेकिन मेरा ऑन होल सोल मानना यह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की, या यूं कहें अपनी अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये है कैसे, इसे समझिए दोस्तों। राजनीति का सबसे पहला उसूल है खेल में बने रहना, और उससे बड़ा उसूल है जिंदा रहना। जिंदा हो और खेल में बने हुए हो तो एक ना एक दिन पावर आपके पास आएगी। लेकिन असली ताकतवर इंसान वो है, असली पावर वो है जो अपने सारे विरोधियों को एक साथ खड़े होने पर मजबूर कर दे। और जब नागनाथ और सांपनाथ दोनों के दोनों, या यूं कहें सांप और सांप, गोहेरे, बिच्छू और ये केकड़े वेकड़े जितने भी हैं, सब जब एक घाट पर इकट्ठा होकर पानी पीना शुरू कर दें, तो इसका सीधा मतलब है उस टाइम पर समझ लिया जाना चाहिए कि विपत्ति आ चुकी है और उन लोगों को अपनी जीवन की पड़ी है, केवल और केवल जिंदगी बचानी है। इसलिए वो किसी से भी समझौता करने पर उतारू हो चुके होते हैं, किसी से भी समझौता कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन भारत की राजनीति में आज के दिन आ चुकी है। हालांकि मैं अभी किसी को सुन रहा था तो वो कह रहा था कि भाई 2000 आज से 25 साल पहले जो सिचुएशन थी कि कांग्रेस वर्सेस ऑल था, तो आज वो सिचुएशन है। मेरा मानना है ऐसा आप लोगों की गलतफहमी है। जैसी सिचुएशन 1978 में थी वो सिचुएशन भी नहीं है, जैसी सिचुएशन 1996 में थी वो सिचुएशन भी नहीं है। यहां ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वहां पर कांग्रेस अपने पीक पर थी और बाकी सारी की सारी 1978 की अगर सिचुएशन देखते हैं तो कांग्रेस अपने पीक पर और बाकी सारी की सारी पावर्स ग्रोथ रेट पे, मतलब एक ग्रोइंग स्टेज पे थी, उभर रही थी। चाहे लालू हो गए, नीतीश हो गए, पासवान हो गए, आडवाणी हो गए और जितने भी हो गए, ये सारे उस समय के जो विपक्ष के नेता हैं वो या तो कांग्रेस से अलग हुए या फिर नई पार्टी, नया समाजवाद, नई ऊर्जा बिल्कुल अपने चरम पर थी। लेकिन जब 1996 की बात कर रहे हैं तब भी आप देखें कि बीजेपी के अगेंस्ट जो या तो मतलब गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दल बनना शुरू हो चुके थे। बहुत सी पार्टियां बीजेपी में भी आ गई, लेकिन उस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी के फॉर्म में उभर कर आ रही है। कांग्रेस डिक्लाइन पर है और बाकी जो जितने भी छोटभैया टाइप की, लोकल टाइप की पार्टियां थी वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही थी, लेकिन सब में अच्छी खासी ऊर्जा थी। ये वही दौर था जब बिहार में समोसे में आलू और बिहार में लालू का नारा चलता था। ये वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति अपनी चरम पर थी, मायावती की राजनीति अपनी चरम पर थी, और ये वही दौर था जब लगभग सभी पार्टियां जो है वो अपने चरम पर थे और एक बड़े एलीट लेवल पर थे। मैं आज जितने भी बुड्ढे, चाहे आप उसमें शरद पवार देख रहे हैं, चाहे कोई भी देख रहे हैं, सब उस टाइम 90s के अंदर, यानी आज से 25 साल पहले अपने पॉलिटिकल करियर के पीक पर थे, एनर्जी के पीक पर थे। कम से कम करियर के पीक पर तो बाद में कह सकते हैं, एनर्जी के पीक पर थे। लेकिन आज सिचुएशन क्या है? आज सिचुएशन ये है कि इन सभी पार्टियों में को अगर उठाकर देख लिया जाए तो
पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां इस समय पर अपोजिशन में 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इसमें एक तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ले लिया जाए, एक अगर आप देखें तो वाईएसआर कांग्रेस जो कि इसमें है ही नहीं, तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी अपने पतन पर हैं। ये जितने भी नेता हैं 25 साल पुरानी राजनीति के चरम के हैं और उस समय आज ये अपनी डिक्लाइन पे हैं या वहां पर सिचुएशन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उन नेताओं की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है। यह सिचुएशन समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यही कारण है जब मैंने पहली बार ये आपके सामने सिचुएशन देखी, मतलब पहली बार मैंने ये पोस्टर देखा तो भाई मेरे को बड़ा हंसी आई कि मतलब पहला स्टेटमेंट जो मुझे सुनाई लगा कि अपोजिशन पार्टीज मीट, और इसके नीचे यूनाइटेड विद वी स्टैंड, और जस्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेरे दिमाग में बात आई डिवाइडेड वी डाई, एटलीस्ट पॉलिटिकली। ये जो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आई ना, इसने इस पूरी की पूरी सिचुएशन की कलही खोलकर रख दी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने पहले जैसे ही ये देखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट डिवाइडेड वी डाई, एक नॉर्मल स्टेटमेंट यहां दिखा और मेरे को हंसी छूट गई कि भाई असलियत में आज के दिन अपोजिशन पार्टीज का यही हाल है। इनसे जवाब देते नहीं बनेगा। जनता जब सवाल पूछना शुरू करेगी, इनसे जवाब देता नहीं बनेगा। आप यहां खुद सोचकर देखिए, ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल करियर के बिल्कुल ढलान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस में इनके बाद कौन है, सवालिया निशान। सोनिया गांधी जी जो है राहुल गांधी को लॉन्च करने की सिचुएशन में, कोशिश में है। ये भाई साहब जो है वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि करें तो करें क्या। नीतीश कुमार जो है, इनकी पार्टी के ऊपर खुद ही सवालिया निशान लग गया। अभी अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो नीतीश कुमार के मामले में अगर आपको दिखाई देता है तो ये वाले जो पोस्टर्स, ब्रिज, सुल्तानगंज ब्रिज, यानी एक बंदा जो मुख्यमंत्री भले ही है वो अपनी विश्वसनीयता है उसे खो चुका है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए पोस्टर्स, अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कंटेंडर। सोचिए ये पोस्टर नीतीश कुमार के नाम पर लगे हैं। ये तो नहीं, इसका मतलब ये कि हम जिसके बारे में सोच रहे थे, हम देख रहे थे, वहां पर हमारे को यहां से इन ये भी बहुत ही कमजोर कंटेंडर नजर आए। यहां पर लालू प्रसाद यादव की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट जमीर ए इलाही। ये जो इंसान है ना, ये भारत की राजनीति का सबसे गंदा आदमी है। भारतीय राजनीति का सबसे घटिया आदमी है, जो तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलता है, मुंह पर रंग बदल लेता है और सॉरी बोलते हुए देर नहीं लगाता। याद रखना, दुनिया में इस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो बात बात पे हंसे, जो कड़वी बात पे हंसे, जो हर बात को झूठी हंसी उड़ाने, उसे जिसे झूठी हंसी हंसना आता हो समझे, और सबसे बड़ी बात, जो बात बात में सॉरी बोलना जानता हो। यह बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। जो इंसान अपनी गलती ना होने पे भी बहुत तुरंत सॉरी बोल देता है और बात बात में झूठी हंसी हंसता है, पलटी मारते हुए देर नहीं लगाता और हर बात में अपनी बात को जस्टिफाई कर दे, और जस्टिफाई अगर ना कर पाए तो वो कन्नी काट जाए। ये अगर ऐसा बंदा हो तो इस बंदे से दुनिया के हर आदमी को बचना चाहिए। ये घटिया आदमी यहां बैठा हुआ है, ये वही आदमी है। दिल्ली की जनता पूछ रही है इस जलील आदमी से कि ये वही आदमी है जो लिस्ट निकाल रहा था लालू, नीतीश, पासवान, ठाकरे साहब के नाम का, कि वे करप्ट है या नहीं है या नहीं है या नहीं है। और जब सवाल पूछा जाता है जी सॉरी गलती हो गई, भाई साहब जूते नहीं चाटे होंगे और सारे काम कर लिए इस आदमी। ऐसा आदमी विश्वास ये आपस में करेंगे एक दूसरे पे, ये इन सब में से किसी पे विश्वास करेगा और ये सब इस पे विश्वास करेंगे। यार राजनीति दुनिया में सबसे गंदा खेल हो, कैसा भी हो गंदा है,
तो भैया हर आदमी खेल क्यों रहा है भाई। लेकिन रियलिटी ये है, राजनीति भले ही कितना गंदा हो, लेकिन उसमें एक लेवल तक विश्वास तो चाहिए ही होता है। केजरीवाल के लिए सारे के सारे आपस में एक दूसरे पर जो नहीं है इन्हें, वो है विश्वास। इन सब में किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। खैर, अब आ जाते हैं। अब यहां मैं जो चीज स्टेटमेंट कह रहा था वो ये था कि भाई अल्टीमेटली शोर मचा, या यूं कहें कहा गया कि हम यूनाइटेड हैं, चलो मान गए। तो यहां पर इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड की फॉर्म में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, जल्दी से समझ में आए ना आए वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप यहां देखिए, जिस टाइम ये नाम रख रहे थे, उस नाम के ऊपर ही एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हिंदी में नाम रख लो, मान जाओ, वहां पर स्टालिन कहता है हिंदी का नाम मत ले लियो, अच्छा नहीं होगा। सोच कर देखिए, नाम रखने के मोमेंट पे ही इनमें दो फाड़ हो गई। स्टालिन तमिलनाडु से आता है, हिंदी एंटी हिंदी मूवमेंट का गढ़ तमिलनाडु। नीतीश हिंदी बेल्ट का है, वो जानता है कि हिंदी बेल्ट में वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है भारत। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी जो फोकस शुरू, या यूं कहें शायद अंतर्यामी, हमारे प्रधानमंत्री, इनके पास कोई अंतर्यामी बैठा हुआ है, मुझे ऐसा काफी टाइम से लग रहा था। और मैं इस चीज के ऊपर अपने कई दोस्तों को भी कह रहा था कि मैं जिस चीज पर काम कर रहा हूं वो असलियत में, मतलब टॉपिक जो था वो ये था जिस पर मैं काम कर रहा था, रिवाइविंग हिंदुइज्म, रिवाइविंग भारत। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, और कहीं ना कहीं मेरी भाई थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत चल रही थी इस पे। लेकिन रिवाइविंग हिंदुइज्म, रिवाइविंग भारत, यानी हिंदुत्व के उत्थान के साथ भारत का उत्थान की तरफ बीजेपी की सरकार बढ़ रही है। और शायद, हालांकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मेरे को तो वैसे इनकी बीजेपी की पॉलिसीज के अंदर साफ नजर आ रहा था कि भाई असलियत में जिस तरफ जा रहे हैं उसमें ये इंडिया पर नहीं है, भारत पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो अब इन्होंने एजेंडा सेट करने की कोशिश करी, अपोजिशन वालों ने, वो इंडिया एजेंडा सेट करने की कोशिश करी। और मजे की बात ये कि ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, सोच कर देखिए, इन्होंने शोर मचवाया कि भाई ना कैन एनडीए चैलेंज इंडिया। क्या एनडीए इंडिया को चैलेंज कर सकता है? ये हमारी ममता दीदी जो है उन्होंने कहा, ये वही ममता दीदी है, @ ममता ऑफिशियल, ठीक है। अब हम सोच कर देखिए, वही ममता दीदी हैं जिनके बंगाल के अंदर चुनाव होते हैं, और उन चुनावों के अंदर बिना हिंसा के आप वोट नहीं डाल सकते। बूथ कैप्चरिंग से लेकर पंचायत चुनावों के अंदर जो शक्ल थी, आप भूले थोड़ा है। ये वो पार्टी कह रही है कि कैन एनडीए चैलेंज इंडिया। अरे दीदी समझो, टायरनिकल रेजीम, ये मतलब पागलों की, साइको लोगों की, इज अबाउट टू एंड। ये शब्द जो है ना, टायरनिकल रेजीम इज अबाउट टू एंड। सबसे पहले इस तृणमूल वालों से पूछा जाए कि भाई ये जो बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, इन पंचायत चुनावों में तुम्हारी जो रेजीम थी वो क्या बकवास है बे? वहां जिस तरीके से पंचायत चुनाव तुमने किए, क्या ऐसा एग्जाम्पल हमें यूपी, एमपी या महाराष्ट्र या और किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में दिखाई देता है कि वहां 37 लोग मारे जाएं और आप में कोई एक स्टेटमेंट तक ना दे? मरते हैं तो मरे, ये तुम्हारे को टायरेनिकल रेजीम कह रहे हो। आप किसी पर तब कीचड़ उछाल सकते हो जब आपके ऊपर कोई दाग ना हो। वो वही है ना कि मुझे वही पत्थर मारे जिसने कहीं कोई पाप ना किया हो। ये तो अवाम के अंदर पूरे नंगे हैं। अब योर डेज आर नंबर्ड, अब किसके डेज नंबर्ड है वो आपके स्टेटमेंट में साफ नजर आ गया है।
और मजे की बात, ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट या यूं कहें बहुत जल्दी ही बीजेपी की तरफ से भी जवाब भी आ गया। क्या कि उन्होंने क्लेम किया यस वी आर इंडिया। तो इन्होंने क्लेम कर दिया कि भैया आवर सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज पाइवटेड अराउंड इंडिया एंड भारत। साफ कह दिया कि भैया हमारा जो स्टेटमेंट है वो भारत है, भारत। और मजे की बात, बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स, देखो ना स्टेटमेंट भी आ गया ना, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का बीजेपी फॉर भारत। ये है क्या? ये यही तो है ब्रिटिश नेम्ड आवर कंट्री एज इंडिया, यानी इनको उसी टाइम ब्रिटिश क्लेम कर दिया कि ले बेटा तुम तो हो ब्रिटिश एंड वी आर इंडियंस, वी आर रियल, क्या कहते हैं हम भारत के हैं, इंडिया के दौरा है, इंडिया ब्रिटिश नहीं है, भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया बोलना भारत बोलता हूं, विपक्ष फंस चुका है। यहां विपक्ष बुरी तरीके से फंस चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नाउ अब ये डेक ओब्रायन जो कि बंगाल में ही टीएमसी के नेता, और खासकर देखो टीएमसी के नेताओं के साथ समस्या ये है कि ममता बनर्जी ने कठपुतली पकड़ रखी है। वे लोकल अपने एरिया में तो स्ट्रांग हो लेकिन उनकी औकात बंगाल से बाहर नहीं है। तो ऐसे में डेक ओब्रायन जैसे बंदे जो अंग्रेजी ठीक ठाक अच्छी खासी बोल लेते हैं, ठीक ठाक तो खैर गया, उस बंदे पे उठाकर अपने साथ जोड़ रखा है। और वो वी वर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ नेम, वी वर लुकिंग फॉर अ बिग आइडिया, बड़ा विचार। वी बिलीव विद इंडिया, वी हैव दैट। आपके नाम में भी ये लग रहा है कि यू बिलीव इन अ बिग आइडिया फॉर इंडिया नॉट भारत। अब मेरे जैसा बंदा ये कह रहा है तो बाकियों ने इसकी क्या बखियां दे रही होंगी वो सोचिए। अब भाई ये खबर तो बननी थी, जैसे अपोजिशन मीट्स इन बेंगलुरु, जुलाई 17 अपडेटेड 2 days मीटिंग बिगिन है, जो भी उसके बाद बेंगलुरु अपोजिशन, ये सारी की सारी हमारे सामने रखी हुई है कि राहुल justified why it should be India, he argued for it, says Congress। यानी राहुल गांधी का बयान है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बहुत पहले से इस चीज के ऊपर कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे भी करके एक एजेंडा सेट किया जाए और भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा मजे की बात यह है, अगर राहुल भैया ना भारत नाम लिख देते ना, भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही कर चुके थे, अगर राहुल जी है वो भारत नाम लिख देते ना, तो आई कैन गारंटी इन्हें बहुत फायदा होता। वो जो भारत जोड़ो यात्रा से भारत नाम निकलता ना, भारत, उसकी एक्रोनिम तो कुछ भी बनाई जा सकती है, बढ़िया पढ़े लिखे बंदे तुम्हारे पास भी हैं, उसकी एक्रोनिम बनाओ, इंडिया दैट इज भारत में भारत अगर एक्रोनिम होता ना तो बीजेपी को प्रॉब्लम होती। अब नहीं होने वाली, बीजेपी तो मुद्दा ले गई और लेके नहीं गई, तुमने दे दिया। अब अगली बात क्या है? अच्छा सबसे मेन बात यह है, यहां पर इन्होंने कहा कि अपोजिशन अलायंस ने क्या किया, सारा टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। अपोजिशन अलायंस ने क्या कहा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कास्ट सेंसस। मैं इस चीज के ऊपर बड़ा अजीब फील करता हूं कि यार कास्ट सेंसस में तुम उलझे हुए क्यों हो। कास्ट सेंसस एक पेंडोरा बॉक्स है जो कहीं ना कहीं एक बार खुलने का मतलब यह है कि जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको तो कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ओबीसी जो है, जो एससी एसटी हैं, वो आपस में जरूर भिड़ जाएंगे। अपोजिशन को लगता है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि होगा ये कि अब कास्ट सेंसस में ये जो ओबीसी और एससी एसटी वोट है जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, वो जनरल कैटेगरी से अलग हो जाएगा। और इस टाइम बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और जनरल यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सेंध लगाई जाएगी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये 1989 वाली पॉलिटिक्स का सीधा फॉर्मूला है, जिसमें मंडल वर्सेस कमंडल राजनीति जो थी, मंडल वर्सेस कमंडल, कमंडल का मतलब बीजेपी और मंडल का मतलब वो पार्टीज जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती थी। दिल्ली के अंदर वो मुस्लिम नेता पकड़े जाते हैं, वो ताहिर हुसैन टाइप में, उनके टाइम पे तुम्हारे को मुंह में दही जम जाती है। स्टॉप द राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, दलित, आदिवासी, कश्मीर,
कश्मीरी पंडित की इनको चिंता कब से होने लग गई रे? मेरे उमर अब्दुल्ला बैठा, उसी का बाप था ना मुख्यमंत्री, और जो महबूबा मुफ्ती बैठी है उसी का बाप था गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री। जब एक्सोडस ऑफ पंडित हुआ, इनको बड़ी चिंता हो रही है भाई, ये कितना झूठ बोलते हैं यार। नहीं गए तो पता होना चाहिए। कॉम्बैट कन्फ्रेंट बाकी आप पढ़ लेंगे। बेजन मिसयूज ऑफ एजेंसीज बाय बीजेपी गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स इज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। भाई साहब, जब इंदिरा गांधी का टाइम था ना तब, अच्छा इंदिरा गांधी का टाइम छोड़ो, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार होने पर आप एक बार सोनिया गांधी के अगेंस्ट एक शब्द बोलकर दिखाओ, केस तुरंत हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुरंत हो जाएगा और आपको मतलब रगड़ के रख देंगे। भैया देखो एजेंसी, अच्छा केजरीवाल साहब से पूछ लो, केजरीवाल साहब की खास बात क्या है? साहब क्या कंजर आदमी है वो, छोड़ो ना भाई। केजरीवाल पहली बार उसके हाथ में पुलिस आई पंजाब की। ये जो बेजन यूज ऑफ मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, एक बार पूछो कि कुमार विश्वास के घर पे, अलका लांबा के घर पे, और वो जो बंगा है उसके घर पे पुलिस भेज के, क्या मतलब मम्मा के घर गई थी क्या वो पुलिस? पंजाब पुलिस, पंजाब की पुलिस दिल्ली के अंदर पकड़ने आती है और जमीन इलाही कह रहा है कि मिसयूज ऑफ एजेंसीज। डर तो इसके अंदर है भाई, हिटलर के सारे गुण केजरीवाल में है। हिटलर के सारे गुण डिट्टो एक केजरीवाल के अंदर है। और क्योंकि लोगों को बहकाना जानता है, हिटलर लोगों को बहकाना जानता था और केजरीवाल बहुत बुरे तरीके से बेवकूफ बनाना जानता है, और जहां सॉरी बोलना है वो बहुत तरीके से सॉरी बोलना जानता है। क्यों? आगे अगर आप देखें, अच्छा मजे की बात ये अगला कि कांग्रेस नॉट इंटरेस्टेड, ये भी उससे ही क्या नाम है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया है, कांग्रेस नॉट इंटरेस्टेड इन पावर और पीएम पोस्ट से खड़गे एट सेकंड डे ऑफ मीट। दूसरे दिन की मीटिंग में कांग्रेस नॉट इंटरेस्टेड इन पावर। आगे वांट टू फ्री पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ हेट। भाई पॉलिटिक्स ऑफ हेट तब होती है जब कर्नाटका के अंदर एक ही मतलब मुस्लिम समुदाय के 5 मंत्री बनाकर ढोल पीटा जाता है, देखो हमने 5 बना दिए। ये अच्छा मजे की, ये जो केजरीवाल है ना, ये जलील आदमी, आप खुद सोच कर देखो इस जलील आदमी की खास बात क्या है। टाइम टू गेट रीड ऑफ पीएम मोदी, बस चप्पल इसके मुंह पे पड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया है, थप्पड़ पड़ते हैं इसको जब ये कहता है ना कि टाइम टू गेट रिड ऑफ पीएम मोदी। भैया तेरे से छुटकारा चाहिए दिल्ली को, तेरे से। ये जलील आदमी केजरीवाल, इस जलील इंसान से छुटकारा चाहिए। टाइम टू गेट रीड ऑफ पीएम मोदी। ठीक है, तू बोल पीएम मोदी, और तीन इतना पीएम मोदी के नाम का मतलब शोर मचाएगा, जितना तू भोंकेगा उतना ज्यादा वो बंदा ऊपर चढ़ेगा, ये याद रखिए। इसके बाद आगे, इसके बाद में फिर आम आदमी पार्टी की पूरी ये है, मैं आपको इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, ये सारा ढकोसला जो है ना दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि ये जितने भी सांपनाथ, नागनाथ, नेवले, सपेले, सपेले वो क्या कहते हैं, बिच्छू, डंक मारने वाले जितने भी जहरीले लोग हैं, वो सारे इस समय पर तिलमिलाए हुए घूम रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता, इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति बचानी है। और इस समय पर एक पार्टी जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, वो इन सब पे भारी पड़ रही है। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को आप सिंपल फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आप कुछ ना करें, पार्टी नेम माइनस, सिर्फ इतना करने, एक फॉर्मूला है, पार्टी नेम माइनस हेड ऑफ द, सिर्फ एक काम करें, पार्टी नेम माइनस हेड ऑफ पार्टी कर दे, इज इक्वल्स टू क्या आता है? पार्टी नेम माइनस हेड ऑफ पार्टी। मान लिया कांग्रेस माइनस गांधी फैमिली इज इक्वल्स टू, अगर आपको 0 नजर आए तो इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवादी वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी माइनस केजरीवाल कर देंगे तो 0 आएगा। नीति और क्या नाम है,
और नीतीश की पार्टी माइनस नीतीश कर देंगे तो 0 आएगा। लालू की पार्टी जो आरजेडी है वो माइनस लालू परिवार कर देंगे तो 0 आएगा। समाजवादी पार्टी माइनस अखिलेश यादव एंड पार्टी कर देंगे तो 0 आएगा। बीएसपी माइनस माइनस अगर वो कर दोगे, क्या नाम है, बीएसपी माइनस ये कर दोगे, क्या नाम है, मायावती, तो 0 आ जाएगा। जब आपको इस सिंपल फार्मूले के अंदर समझ में आ जाए तो इसका सीधा मतलब ये है कि भैया वो जो पार्टी है वो परिवारवाद के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, और ऐसी पार्टी को मैं तो समर्थन नहीं देता। आप अगर दे सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर, हालांकि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि कितना भी इकट्ठे हो जाए बीजेपी को हराना नामुमकिन है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।